अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। शुरू करते हैं, 6 बज जाए तो स्टार्ट लेते हैं। जी बेटा, शुरू कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो अपने एम्प्लॉयर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करे कि आज के बाद मैं आपको तमाम सर्विसेज जो आप मांगते हैं मैं आपको दूंगा। ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। Employee is an individual who works under the contract of employment, contract of services। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब ये है कि मैं आपको हर किस्म के सर्विस दूंगा। दो चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि मैं कोई एक मर्तबा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको फलाना काम करके दूंगा और उसके बदले में इतने पैसे लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हर बार नया होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और इन apprentice press employed रिटर्न और ओरल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। खुलेआम कह सकते हैं कि आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे, या आपको ये कह दिया है कि कल से हमारी ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो उसने क्या किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज ही ऑफर कर दिया है, लेकिन कैसे? एम्प्लॉयड तरीके से। या तो रिटर्न होता है या ओरल हो जाता है, बस कल से आओ काम पे लग जाओ। तो जरूरी नहीं है कि इसका रिटर्न फॉर्म हो। रिटर्न फॉर्म हो तो अच्छी बात है, रिटर्न फॉर्म नहीं है फिर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। A worker is an individual who works for an employer, whether under the contract of employment or any other contract where individual undertakes to do or perform personally any work or service। वर्कर वो इंडिविजुअल होता है जो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। जरूरी नहीं है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ हो कि मैं क्या करूंगा, आपका हर काम परफॉर्म करूंगा। या आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर आपका कोई काम है तो मैं करूंगा। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं फलाना फलाना काम करूंगा, बल्कि ये कह रहा है आप जो भी हमें दोगे वो मैं करूंगा। तो ये वर्कर कहलाता है। Worker includes the following, which may or may not be an employee: agency workers, short-term casual workers, freelancers। वर्कर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। देखिए, वर्कर का जो मेन डेफिनेशन है, इस वर्कर्स में सारे आ जाते हैं, एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं, ट्रेनी भी आ जाते हैं, और साथ साथ जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट
इंक्लूड किया जाता है। तो क्या लिखा है? वर्कर्स इंक्लूड द फॉलोइंग विच मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय। एजेंसी वर्कर जो एजेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एजेंट्स क्या है, एजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। शॉर्ट टर्म कैजुअल वर्कर जो कभी कभार आते हैं काम करते हैं, या बहुत कम हफ्ते 2 हफ्ते महीने के लिए आ गए, वो भी वर्कर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो कि कल यहां काम किया तो परसों किसी और जगह काम किया, ये भी वर्कर होते हैं। लॉ डज प्रोवाइड सम राइट्स and protection to workers, but they are not as much as employees have under law. वर्कर्स को लॉ ने क्या किया हुआ है, राइट्स और प्रोटेक्शन तो दी हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जिस तरह से एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन दी हुई है। बेसिकली दिस इज जनरल टर्म ऑफ फॉर एनीवन हु वर्क्स फॉर अदर। ये जो वर्कर की डेफिनेशन है, जो औरों के लिए काम करे, ये एक जनरल डेफिनेशन है। जनरली वर्कर्स कौन होते हैं? हु वर्क्स फॉर अदर। एक इंडिविजुअल जो किसी और के लिए काम करता है, ये क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है। इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्टर, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये कुछ आप कह सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे। बेटा फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो के मार्केट से छोटे छोटे काम लेते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऑफिस जाता हूँ, भाई आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना है तो बताया, उन्होंने बता दिया, तो 3 दिनों में मैंने अकाउंट रिकॉर्ड बना के दे दिया, उनसे पैसे ले लिए। अगले ऑफिस में गया, उनको कहा यार अगर आपके टैक्स के काम है तो बताएं, उसने टैक्स के काम बताए, मैंने कर लिए, उनसे पैसे ले लिए। ये फ्रीलांसर कहलाता है। समीर, फ्रीलांसर क्लियर है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन लोग होते हैं? इट इज समवन हु वर्क्स अंडर द कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्विस। वो लोग जो बिजनेस करते हैं अपना, वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। हमजा बेटा F6 बड़ा कबल अज़ वक्त है। मैं हमेशा से ये इनकरेज करता हूँ लोगों को कि जो लोग ACCA पढ़ रहे हैं तो चाहिए वो पाकिस्तानी टैक्स पढ़े, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान में ही रहना है। लेकिन समहाउ चूंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग पाकिस्तानी टैक्स नहीं पढ़ रहे, उसमें सबसे बड़ी चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। थ्रू आउट पाकिस्तान ये मसला है। इसलिए आप देखते हैं पाकिस्तान के जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको यूके टैक्स पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग पैक पेशावर। जी हमजा, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग हो सकती है, वर्क मिल सकता है, लेकिन उसमें टैक्स वाला काम ये इतना सेंसिटिव है कि ये आपको फ्रीलांसिंग में बहुत कम मिल रहा होता है। सही है बच्चे? दूसरा, मैं हमेशा से इनकरेज करता हूं कि लोग पाकिस्तानी टैक्स पढ़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टीचर्स की पूरे पाकिस्तान में कमी है। ठीक है, पाकिस्तान में आप देखिए कोई भी कॉलेज यूके टैक्स नहीं, ये पाकिस्तानी टैक्स नहीं पढ़ा रहा है ACCA को। जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि
मतलब आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और जाया हो जाता है, ठीक है। पैक में ऑलरेडी जो दोनों टीचर जो पाकिस्तानी टेक्स्ट पढ़ा रहे, जी बिल्कुल, आपने यूके टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ मैं और यावर साहब दो टीचर्स हैं जो पाकिस्तानी टेक्स्ट पढ़ा रहे। और आपको ये बता दूं कि दोनों के पास इवन अपने खाने के लिए भी टाइम नहीं बचता, इतना ज़्यादा बिजी होते हैं। वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए आते हैं, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक सर्विस के लिए। जी बेटा हमजा, बहुत ज़रूरी है कि आप पाकिस्तानी टेक्स्ट पढ़ें, सीखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लाइक अ सप्लायर ऑफ सर्विस और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, लाइक कोई एक सप्लायर ऑफ सर्विस, बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है ये बिजनेसमैन को कहते हैं, जो कि क्या कर रहा होता है, हर एक के साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और उसी के बाद उसका काम पूरा कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ये एम्प्लॉय को कहा जाता है। उबैद, ये क्लियर है? जी उबैद, सही है। प्राइमरी इशू ये है कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। सबीर बेटा, आप लोगों को कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं, अगर आपकी एज 20 ईयर हो गई है तो यू मस्ट गो फॉर एनीथिंग टू अर्न समथिंग, और वो भी कोई भी लेजिटिमेट काम आप करें ताकि आप पैसे कमाएं, क्योंकि अभी से आप नहीं कमाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखो बेटा, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैं एट द एज ऑफ 21 22 न कमा रहा होता तो शायद अभी इस पोजीशन पे ना होता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, कुछ ना कुछ पैसे स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें कि उस पर आपका जो पेपर है वो ख़राब हो। अब टॉपिक शुरू करूं, अगर आप लोगों की इजाज़त है। जी बेटा बहुत सारे तरीके, ठीक है। इस पर कभी जब कॉलेजेस खुल जाएंगे तो बात कर लेंगे। आप बेशक मुझसे मिल लो, अगर आप लोग की क्लास मेरे साथ नहीं भी है फिर भी मिल लो। बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि ये पढ़ना भी है तो इस पर ज़रा तवज्जो दे देते। प्राइमरी इशू ये है कि क्या वाकई में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। फर्ज करें एक बंदे को बेदखल किया गया अपने ऑफिस से, तो फिर ये देखा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या ये वैसे ही किस लिए आया था, फ्रीलांसर के तौर पर आया था। तो देखते हैं जरा। डू रिमेंबर दैट द रियल इशू इज नॉट डिफाइनिंग दिस टर्म, रादर इट इज एस्टैब्लिशिंग। डेफिनेशन मसला नहीं है, उसको इस्टेब्लिश करना मसला है। हु इज एन एम्प्लॉय और हु इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। As reality is often very complex and it is sometimes very difficult to determine, जो रियलिटी है, केस लॉ जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ज्यादा, आप क्या कह सकते, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होता है। देखते हैं। कोर्ट प्राइमरी लुक्स एट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इवन इफ द फॉर्म इज डिफरेंट। लीगल स्टेटस डिफरेंट है, लेकिन क्या देखा जाता है, देखा जाता है रियलिटी ऑफ सिचुएशन को। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें मेरे पास अपना क्रेन है
मुझे काम मिलता है बीआरटी में, मुझे ये बताया जाता है कि तुम बीआरटी वाला यूनिफॉर्म पहनोगे, काम कहां कहां करना है ये भी बीआरटी मैनेजमेंट मुझे बताती है। क्या मैंने, अगर मैं खुद नहीं आता तो मेरी जगह कोई प्रॉक्सी में ला सकता हूं? लाइक आज मैं खुद काम नहीं करना चाहता तो मैं किसी दूसरे को हायर कर सकता हूं कि आज के लिए मेरा काम करे। अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कौन कौन सी चीजें आती है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या क्या आता है। मेरा इक्विपमेंट अपना है, इक्विपमेंट ऑफ माई ओन, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता। मैं अपना इक्विपमेंट लाता हूं तो इसका मतलब है मैं कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूं छोटे छोटे। यूनिफॉर्म मैंने किसका पहना हुआ है, बीआरटी वाला, तो इसका मतलब है कि मैं एम्प्लॉई हूं। काम मुझे मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं तो इसका मतलब है मैं एम्प्लॉई हूं। मैं प्रॉक्सी नहीं लगा सकता। प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। तो 3 चीजें किस चीज में आ गई, एम्प्लॉयमेंट में आ गई, और एक चीज किस चीज में आ गई, बिजनेस इनकम में आ गई। तो कोर्ट क्या फैसला देगा, कोर्ट ये फैसला करता है कि ये क्या चीज है, जी बेटा ये क्लियर है। सही है। तो कोर्ट रियलिटी को देखती है, फॉर्म को नहीं देखती। फॉर्म का मतलब ये कि भले ही इसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हुआ हो, ये हुआ कि यार तुम क्रेन लाओ और यहाँ काम करो और पैसे लो, कॉन्ट्रैक्ट तो बिजनेस का है, लेकिन साथ साथ ये चीजें उसको क्या बना देती है, एम्प्लॉय बना देता है। देखते हैं जरा। Thus in Ferguson versus JD and partner, court declare a labor as employee, though his income tax and NIC were deducted from him. उससे इनकम टैक्स भी डिडक्ट होता था बिजनेस इनकम में। आपको पता है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ये बिजनेस इनकम का अलग होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। और नेशनल इंश्योरेंस इनकम एम्प्लॉय के लिए अलग होता है। बिजनेस वाला नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी उससे माइनस करते रहे और बिजनेस वाला इनकम टैक्स भी उनसे माइनस करते रहे। दिस वाज बिकॉज हिज एम्प्लॉयर वर एबल टू डिसमिस हिम, ये इसलिए कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया है। उस बंदे को निकाला जा सकता है जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपका एम्प्लॉई नहीं है तो उसको तो आप नहीं निकाल सकते। कुड डिसाइड वेयर ही विल वर्क, काम करना भी मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय बन गया। एंड कुड गिव हिम एनी वर्क टू डू एंड आल्सो प्रोवाइड द टूल टू हिम फॉर द वर्क। ये सारे किस चीज के लिए है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है। सारे चारों के चारों ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम्प्लॉयमेंट बन गया। अगला देखते हैं। In Massey versus Crown Life Insurance, the court declared that individual as contractor as he himself asked the company to change him from employee to contractor. उसने खुद ही कह दिया था कि मुझे एम्प्लॉई से कॉन्ट्रैक्टर में शिफ्ट किया जाए, डिस्पाइट ही वाज स्टिल डूइंग एवरीथिंग इन द सेम वे। वो एम्प्लॉई की तरह ही काम कर रहा था, लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि यार मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, अब मैं एम्प्लॉई नहीं हूं। In the same way as that of employee, the court considered his self-choice as crucial and based the judgment on this factor. जब उसने खुद ही कह दिया है कि मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर का मुझे आप क्या करें,
मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट दे दे, तो अब ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है। एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर, एज दिस कुड बी टफ। The court have developed 3 types of tests to determine whether it is individual, employee or contractor. ये जो इंडिविजुअल है, ये एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रैक्टर है, कोर्ट क्या करता है, 3 तरह के टेस्ट करता है। पहला टेस्ट कंट्रोल टेस्ट, कि कंट्रोल किसका है इस पर। द कोर्ट विल डिटरमिन वेदर द एम्प्लॉय कंट्रोल द वे, द हाउ इन विच द एम्प्लॉय परफॉर्म देयर ड्यूटी। कोर्ट ये डिसाइड करता है कि काम किस तरीके से करना है, ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है या उसने खुद डिसाइड करना है। Thus, in one case considered a crane driver as contractor, as those who hired them were only asking them what to do, but not how to do the work. एक बंदे को जो क्रेन ड्राइवर है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रखा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिजनेस, कि उसे ठीक है मैनेजमेंट ये तो बताती थी ये वाला काम करो, लेकिन ये नहीं बताती थी कि कैसे करो। कंट्रोल मैनेजमेंट का नहीं था, बस उसको काम दे दिया जाता था। ऑब्वियसली जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी भी सर्विस का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में, तो आपको जो हायर करने वाला होता है वो काम बता देता है। वो काम करना आपके जिम्मे, आप जैसे करते हो वो आपकी मर्जी है। इन अदर केस, footballer was considered employee since he was bound by the club detailed rules on training, discipline and method of play. अब एक फुटबॉलर वो कैसे फुटबॉल खेलता है, ये डिपेंड करता है किस चीज पर, क्लब के रूल्स क्या है, डिसिप्लिन पर, ये ट्रेनिंग पर क्या रूल्स है, डिसिप्लिन पर क्या रूल्स है, एंड मेथड ऑफ पे, और उसको पे किस तरह से दी जाएगी, ये सारे का सारा कौन डिसाइड कर रहा है, क्लब डिसाइड कर रहा है। रिमेंबर, द कंट्रोल मस्ट बी कॉन्ट्रेक्चुअल नॉट एक्चुअल ओनली। ये जो कंट्रोल है ये कॉन्ट्रेक्चुअल होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्चुअल में ऐसा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि क्लब ने ही उसके ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी आ चुका है, तो फिर ठीक है। अगर वो एक्चुअल कुछ और है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कंट्रोल टेस्ट में, कि उसके काम को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये देखा जाता है। इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, अब दूसरा आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन में क्या देखते हैं, इफ द वर्क इज इंटीग्रेटेड इनटू द एम्प्लॉयर्स बिजनेस एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, तो फिर ये एम्प्लॉई है। वेयर इफ द वर्क इज मेयरली एसेसरी टू बिजनेस, तो फिर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर फर्ज करें एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है और आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, वर्कर हो या मैनेजर हो, तो जो आपका ओनर है उसके मेन एक्टिविटी में आप शामिल हो, तो ये एम्प्लॉयमेंट हुआ। फर्ज करें एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, एक मशीन खराब हो गई है और आपको कहा ये हमें ठीक करके दे दो, तो ये क्या कहलाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। बात क्लियर है। तो ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय के मेन एक्टिविटी में आप, एम्प्लॉयर के मेन एक्टिविटी में आप शामिल हो या नहीं हो। इन अ हॉस्पिटल, फॉल्ट
faulty surgery case, the court considered whether the employer appointed the employee, selected him for the task, and so integrated him into the organization, or the patient choose the doctor. ये डिपेंड करता है किस चीज पर कि क्या पेशेंट खुद डॉक्टर को चूज करता है या हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को कहते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करो या आप क्या इसकी मेडिकेशन करो. Court declared that since the employer tasked the doctor to do surgery, therefore doctor is an employee. उस डॉक्टर से वो पेशेंट खराब हो गया तो हॉस्पिटल ने कहा कि यार ये डॉक्टर तो अपने लिए काम करता है, ये तो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, डॉक्टर को पकड़ो. डॉक्टर कहता है मैं तो हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा हूं तो हॉस्पिटल को पकड़ो. अब ये देखिए अब सिचुएशन आ गई है, तो डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है. तो ये डिपेंड करता है किस चीज पर कि क्या मरीज ने डिसाइड करना है कि कौन सा डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा या हॉस्पिटल ने डिसाइड करना है कि कौन सा डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा. अगर हॉस्पिटल ने डिसाइड करना है तो मरीज का कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल के साथ हुआ है और ये डॉक्टर क्या है, हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉई है. यहां तक क्लियर है. सही है. मल्टीपल टेस्ट जिसको इकोनॉमिक रियलिटी भी कहते हैं. इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है या किसी और की मर्जी से या किसी और ने बताना है क्या काम करना है. दिस टेस्ट encompasses many reality factors to understand the economic reality. ये टेस्ट इकोनॉमिक रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को आपने देखना होगा. द कोर्ट कंसिडर्स वेदर द वर्कर इज वर्किंग ऑन इट्स ओन अकाउंट, क्या वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या उसको कोई कह रहा है कि तुम ये काम करो. In one such case, driver provided his own car, painted it in company color. ड्राइवर की अपनी कार है, पेंट किसका है, कंपनी के कलर पे है. वोर कंपनी यूनिफॉर्म, कंपनी का यूनिफॉर्म भी पहनता है. एंड वाज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ सब्स्टिट्यूट ड्राइवर इन इट्स प्लेस. लेकिन अगर वो जिस दिन छुट्टी करता है तो सब्स्टिट्यूट ड्राइवर भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है. Court declared that he is a contractor and considered a range of factors like control, integration and other factors, and consider the option of providing substitute driver as crucial to show he is a contractor. वो आज खुद काम नहीं करता तो किसी दूसरे से काम करवाता है, किसी दूसरे ड्राइवर को कहता है कि तुम कर लो. तो ये कॉन्ट्रैक्टर बन गया है. वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, ड्राइवर को चेंज कर सकता है, वो कैसे ड्राइविंग करता है, वो किस टाइम जाता है, वो सारी चीजें उसको देख सकते, खुद कर सकता है. हाँ ये जरूर है कि जो क्लाइंट है वो किसका होता है, कंपनी का होता है. उसने यूनिफॉर्म कंपनी का पहना हुआ है, उसने जो गाड़ी को कलर किया हुआ है वो कंपनी का है, लेकिन उसके काम को कंट्रोल वो खुद कर रहा है. तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया. अब ये देखिए बहुत ही क्या है, लाइक डिफरेंट सिचुएशन में आपको हर बार क्या करना होगा, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा. मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे कोई नहीं है. रूल्स रिगार्डिंग एजेंसी वर्कर्स, दूसरा आ जाता है एजेंसी वर्कर. Agency workers are those workers who are contracted for employment with the employer but are assigned to work to another organization. एक ऐसा बंदा जिसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो एम्प्लॉयर ने दे दिया है लेकिन वो काम कर रहा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए. As many organizations are turning into this mode, cases regarding their employment status has increases for the agency workers.
एक एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा पीटीसीएल। पीटीसीएल के अपने एम्प्लॉइज बहुत कम हैं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उससे बात की है कि तुम हमें एम्प्लॉइज दिया करो। अब ये जो एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज पीटीसीएल के लिए काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? एजेंसी वर्कर्स कहलाते हैं। सही है बच्चे? ये क्लियर है? एजेंसी वर्कर। तो ये केसेस बहुत ज्यादा हो गए। एक एम्प्लॉय को निकाला तो उसने क्या किया? पीटीसीएल पे केस किया। पीटीसीएल ने कहा भाई मैं तो तुम्हारा एम्प्लॉयर ही नहीं हूं, जाके अपने एम्प्लॉयर को पकड़ो। In two famous cases, court applied the two tests to determine whether agency worker with us is our employee or not। जो एजेंसी वर्कर है और जो हमारा अपना वर्कर है, क्या वो एम्प्लॉय है या नहीं है? तो पहली चीज क्या देखी जाती है जी? हमजा वो अलग कहानी है, उसके बारे में नहीं आता। असल में पीटीसीएल के पास जो सबसे बड़ा मसला है वो प्लानिंग का मसला है। उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास जो टीम है वो सबसे पुरानी है। दूसरा, 2007-8 में उसके पास 4G का जो टेक्नोलॉजी है वो मौजूद थी। हालांकि आप देखते हैं कि 4G पाकिस्तान में कब आई है? 2017-18 में आई है। इस वजह से होता क्या है, जो पीटीसीएल है उनके पास अपने लोग बहुत कम है, काम करने वाले लोग कम है। मेरे बच्चे, आपको यही कह रहा हूं कि ये जो जितने भी लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्टर से लिए हुए हैं, क्योंकि इनके पास अपने लोग तो है ही नहीं, बहुत कम है। तो पहली चीज क्या देखी जाती है? लेंथ ऑफ सर्विस। अगर बहुत सालों से एक बंदा काम कर रहा है पीटीसीएल में, तो कोर्ट ये कंसिडर करती है कि ये पीटीसीएल का वर्कर है। वो ठीक है, एक एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया है और उसको इस काम पे लगा दिया है, लेकिन आपका काम वो बहुत सालों से कर रहा है, तो इसीलिए ये पीटीसीएल का ही वर्कर कहलाता है। देखते हैं, thus if an agency worker is working with us for so long a time that it is almost indistinguishable from the other employees, such agency worker should be treated as employee। अगर एक बंदा बहुत सालों से काम कर रहा हो और वहां के एम्प्लॉय ये कंसिडर कर ले कि ये पीटीसीएल में, आप देखते हैं ना कि जो पीटीसीएल के एम्प्लॉयज हैं, हम तो ये समझ रहे होते हैं कि ये पीटीसीएल के वर्कर्स हैं, क्योंकि बहुत सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो फिर ये लेंथ ऑफ सर्विस उसको क्या बना देती है? पीटीसीएल की वर्कर बना देती है। कंट्रोल ओवर द वर्कर, कौन कंट्रोल कर रहा है? वेयर द क्लाइंट ऑफ द एजेंसी हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द वर्क ऑफ एजेंसी वर्कर। एजेंसी वर्कर को पीटीसीएल अगर कंट्रोल कर रहा है, द कोर्ट वुड कंसिडर सच एजेंसी वर्कर एन एम्प्लॉय, तो वो पीटीसीएल का एम्प्लॉय है। The courts are practically disregarding the legal form and consider the commercial reality of much more important। तो कोर्ट लीगल फॉर्म को नहीं देखती, कोर्ट हमेशा से क्या करती है? कमर्शियल रियलिटी को देख रही होती है। For exam purpose, to decide whether someone is an employee or a contractor,
Following factors should be judged. Who provides the tool? Can alleged employer appoint, remove or dismiss? If yes, then employee and vice versa. अगर अपॉइंट, रिमूव और डिसमिस का इख्तियार एम्प्लॉयर के पास है तो ये एम्प्लॉई है, वरना ये एम्प्लॉई नहीं है. रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट, इट्स लाइक सैलरी, 10 एम्प्लॉई. अगर रेगुलरली पीटीसीएल उसको हर 2 तारीख 3 तारीख को पे कर रही है तो इसका मतलब है कि पीटीसीएल इसका एम्प्लॉयर है. वर्किंग फॉर मोर देन वन इज नॉट नेसेसरीली प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. अगर एक से ज्यादा काम होता है, करता है कोई बंदा, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर हो. म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन, one the must provide work, other is bound to do work. तो एम्प्लॉय, म्यूचुअलिटी क्या है? एम्प्लॉयर ने ही उसको काम देना है. किसको? एम्प्लॉय को. अगर ये अपनी ड्यूटी देके कि मैंने क्या करना है, टू प्रोवाइड वर्क, और ये कहता है टू डू दी वर्क, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है. कैन एलेज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? एक बंदे की अपॉइंटमेंट, रिमूवल और डिसमिसल कर सकता है तो ये एम्प्लॉई है, वरना ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है. उबैद, क्लियर है? मैं किसी को हायर एंड फायर कर सकता हूं तो इसका मतलब है मैं उनका एम्प्लॉयर हूं. उबैद, उबैद बेटा, अगर आप किसी को हायर कर सकते हैं और आप फिर उसको निकाल भी सकते हैं तो आपको ये इख्तियार कब मिलता है? जब आप किसी का एम्प्लॉयर हो. जी बिल्कुल, कंट्रोल ओवर वर्कर का मतलब है ये. Otto Klein versus Belcher. A group of individuals work as car valets, a person who parks for guests. आप जब भी जाते हैं किसी होटल में तो आपकी गाड़ी को पार्क करके आपको चाबी वापस दे देता है. ये क्या कहलाता है? कार वैलेट्स कहलाती. Their contract stated that they were self-employed contractor, that there was no obligation to provide them work, that they had to provide their own material, and that they could substitute others to work at their place. कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर हैं. देयर वाज नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड देम वर्क, होटल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको काम दे. एंड थर्ड वन, वो अपना मटेरियल खुद लेकर आएंगे और वो अपने सब्स्टिट्यूट्स को भी किसी भी दिन बेच सकते हैं. द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन डिडंट एग्री विद द कॉन्ट्रैक्ट्स. रियलिटी क्या है? The workers would arrive each day and be provided with work. There was never any substitution of labor, and the worker had to provide advance notice if they would not be able to do work. Number one, हर बार होटल उसको काम देता है, कभी भी लेबर का सब्स्टिट्यूशन नहीं आया, वो खुद आता है या नहीं आता. वर्कर ने एडवांस में नोटिस देना है कि जब मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा मैं आपको बताऊंगा. एंड दे वर प्रोवाइडेड विद क्लीनिंग मटेरियल फॉर स्मॉल चार्ज, और उनको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर क्लीनिंग मटेरियल दे दिया जाता है कि तुम क्लीनिंग कर सको होटल की. इन द कोर्ट्स ओपिनियन, द कॉन्ट्रैक्ट डिडंट जेन्युइनली रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड शुड बी सेट असाइड. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, उस पर उसी तरह अमल नहीं किया जाता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो.
there was a difference in the relative bargaining power between parties which indicate employer-employee relationship. क्योंकि दोनों सेम बार्गेनिंग पोजीशन पे नहीं है, होटल एक अच्छे बार्गेनिंग पोजीशन पर है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल, इसीलिए ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। लास्ट पॉइंट, पार्टनर विथ इक्विटी स्टेक्स आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एम्प्लॉय। However, if they are charging salary, then they might be considered employee. कोई ऐसा पार्टनर जो आपको ये कहता है कि ठीक है मैं आपसे सैलरी नहीं लूँगा, बल्कि आपसे क्या लूँगा, प्रॉफिट में हिस्सा लूँगा, तो ये फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन अगर वो सैलरी भी चार्ज करते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज के डेफिनेशन में आ जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज को हम कहते हैं ना कि हम आपको सैलरी भी देंगे और प्रॉफिट का 2% बोनस भी देंगे, ये भी हमारे एम्प्लॉयज हैं। बेटा समझ आ रही है इस पॉइंट की? सही है। Why does it matters? The distinguish between employee and self-employed is important as to whether certain rights are available to individual and how they are related for tax, how they are treated for tax purpose. दो चीजों के लिए जरूरी है, नंबर वन टैक्स पर्पस के लिए, एंड सेकंड आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल है उसके राइट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है। The first thing is that it is important to note that much of the legislation which gives protection to the employees extends further than employees. बहुत सारे ऐसे और लेजिस्लेशंस मौजूद है जो कि एम्प्लॉयमेंट के प्रोटेक्शन के से ज्यादा क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है एम्प्लॉय को। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ अलग है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है। सिविल लॉ अलग है, वो भी क्या करता है, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो EOBI अलग है, वर्कर्स वेलफेयर फंड अलग है, बहुत सारे और लेजिस्लेशन है जिसमें एम्प्लॉयज क्या होते हैं, एम्प्लॉयज बिल्कुल बादशाह होते हैं एक किस्म का। There are other several practical reasons why the distinction between contract of service and contract for services is important. Number one, social security. Employer must pay secondary class national insurance contribution on behalf of employee. Employee may primary class of contribution insurance. देखो सोशल सिक्योरिटी को पैसे देने हैं, यहाँ पैसे कौन दे रहा है, एम्प्लॉय भी दे रहा है और एम्प्लॉयर भी दे रहा है। कितना, जितना एम्प्लॉय ने पे किया एटलीस्ट उतना एम्प्लॉयर जरूर पे करेगा। सोशल सिक्योरिटी जब कोई रिटायर होता है तो उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं सोशल सिक्योरिटी से। बेटा ये क्लियर है? अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो सेकेंडरी और प्राइमरी क्लास कंट्रीब्यूशन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, क्लास 2 एंड क्लास 2 कंट्रीब्यूशन करता है, क्लास करना होता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन। डिडक्शन मस्ट be made in income tax by an employer under pay from salary paid to employee. एम्प्लॉयर ने इनका टैक्स काटना होता है, पे एज यू अर्न। आप लोगों ने पढ़ा है जी, पे ही आपने पढ़ा है।
बेटा सेकंड एंड फोर्थ का मतलब ये है कि जो आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये इन्होंने पे करना होता है। इनके रेट्स अलग है और इनके रेट्स अलग है। वो बेदबी क्लियर है। पे का मतलब पे एज यू अर्न, जिसको हम एट सोर्स डिडक्शन भी कहते हैं। जब एम्प्लॉयर पे करेगा सबसे पहले उससे टैक्स माइनस करेगा, बाकी अमाउंट पे करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड आर टैक्स अंडर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड से पैसे नहीं दिए जाते। वो जब खुद अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा, रिटर्न का मतलब प्रोफार्मा, जब ये बिजनेसमैन खुद अपना रिटर्न सबमिट करेंगे, प्रोफार्मा सबमिट करेंगे, उसी वक्त टैक्स भी दे देंगे। इन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू HM रेवेन्यू एंड कस्टम। HM का मतलब जी हर मैजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम। तो ये अपना टैक्स खुद पे करते हैं, ये खुद पे नहीं करते, इससे एम्प्लॉयर टैक्स काट रहा होता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, मैं इसको जरा मिटा दूं। There is legislation which confers protection and benefit upon the employees under the contract of service. For example, minimum period of notice, remedies for unfair dismissal. यहाँ लेजिस्लेशन है कि एम्प्लॉय क्या करेगा, मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस जरूर देगा, और जो एम्प्लॉयर है अगर अनफेयर डिसमिसल हुई है तो कंपेंसेशन पे करेगा। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपना जो है सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए अलग रेमेडीज होगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन उस पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। टॉर्शियस एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट आपने पढ़ा है। एम्प्लॉयर्स आर वाइकेरियसली लायबल फॉर टॉर्ट बाय एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉयर क्या करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट की खिलाफ वर्जी करता है, तो ये लायबल होगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, जुर्माना पे करेगा, और एम्प्लॉयर को फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन अगर एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा हो तो वो कैसे ये प्रूफ कर सकता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत फलाने डायरेक्टर ने या फलाने कंपनी ने क्या किया है, मुझे नुकसान पहुंचाया है या मेरे जज्बात को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए आप क्या करो, इसको फाइन करो या सजा दो। बेटा ये क्लियर है। वाइकेरियसली का यह मतलब डायरेक्टली लायबल। एम्प्लॉय टर्म, there are rights and duties employed to the statute for employer and employees. This will affect things such as copyrights and patents. यहाँ पे एम्प्लॉय की ड्यूटीज भी हैं और राइट्स भी है। राइट्स ये कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसको एम्प्लॉयर काम दे। ड्यूटी ये है कि वो क्या करे, उस काम को अच्छे तरीके से पूरा करे और कॉपीराइट्स और पेटेंट्स का ख्याल रखे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दीज एम्प्लॉयड राइट्स एंड ड्यूटीज डू नॉट अप्लाई टू सच एन एक्सटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। क्योंकि मसला ये है कि ये तो खुद क्या है, ये तो खुद एम्प्लॉयर है, तो वो दूसरे एम्प्लॉयर से क्यों क्या करेगा, कोई चीज लेगा या उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का ख्याल रखेगा। वेट,
Employees do not have to register for and charge weight. Employees वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करता, जबकि सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन उन पर लाजमी होती है कभी कभार। बैंक्रप्सी, in the employer liquidation, employee has preferential right for the creditor for payment of outstanding salary and redundancy payment up to the statutory limit. बैंक्रप्सी में एम्प्लॉयर को अपने पैसे मिल जाते हैं, उसने जो काम किया उसके भी, और जो रिडंडेंसी पेमेंट है वो भी मिल जाती है। Contractors are treated as non-preferential creditors if their employer is liquidated. अगर वो किसी के साथ काम कर रहा है और वो लिक्विडेट हो जाए, जिसके साथ काम किया जाता है वो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो ये नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की तरह होता है। जब बाकी क्रेडिटर को पे करेंगे तो इनको भी पे कर देंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी, देयर इज सिग्निफिकेंट कॉमन लॉ एंड लेजिस्लेशन गवर्निंग employer's duty to employ with regard to health and safety. Significant common law है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। कौन? एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। The common law provision, much of the legislation relating to employees also relate to independent contractor. हेल्थ एंड सेफ्टी का इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी ख्याल रखा जाता है ताकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी कोई नुकसान ना हो। There are also difference in statutory sick pay levy and levies for industrial training purpose. सिक पे में एम्प्लॉय को सिक पे मिल जाती है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलती। दूसरे टैक्सेस में भी क्या है, फर्क मौजूद है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है।